अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कि हम किस तरह से कंडीशन स्ट्रक्चर जो है वो हम जावा के अंदर बना सकते हैं। तो हमने इफ़ स्ट्रक्चर देखा, इफ़ एल्स देखा, इफ़ एल्स इफ़ देखा। इफ़ एक ऑप्शन के लिए यूज़ होता है, इफ़ एल्स दो ऑप्शंस के लिए यूज़ होता है, और इफ़ एल्स इफ़ जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस के लिए यूज़ होता है। तो ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आगे हम मूव करते हैं और इस स्लाइड पे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इसको आप रूल ऑफ थंब समझें हमेशा, कि जो आपका एल्स होता है वो हमेशा लास्ट इफ़ के साथ एसोसिएट होता है। जैसे अभी यहाँ पर इस लेफ़्ट साइड के ऊपर दो इफ़ उसने स्टार्ट किए हैं, और एल्स एक है, और उस एक एल्स को उसने आउटर इफ़ के नीचे लिखा है। तो आउटर इफ़ के नीचे लिख देने से ये एल्स जो है ये आउटर इफ़ का पार्ट नहीं बन जाता, बल्कि ये एल्स बेसिकली लास्ट इफ़ के साथ ही एसोसिएट रहता है हमेशा, अनलेस कि आप कोई ब्लॉक्स वगैरह बनाकर आप उसको स्पेसिफाई ना कर दें आउटर इफ़ के साथ। तो वो इनर या लास्ट एल्स लास्ट इफ़ जो है वो उसी के साथ एसोसिएट रहता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने ये एल्स इस इफ़ के नीचे लिखा, और ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है हमें उसको समझने में। ऐसे में कन्फ्यूजन है समझने में, हो सकता है कि जो नोवाइस प्रोग्रामर है या कोई स्टूडेंट है वो ये समझे कि जैसे ये एल्स आउटर इफ़ का है, और अगर ये पहली कंडीशन फॉल्स हो गई है तो वो इस एल्स पे चला जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो गई है तो फिर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये एल्स बेसिकली इस इफ़ का है, और वो इस इफ़ में आ ही नहीं सकेगा। ये जो इनर इफ़ है, इनर इफ़ में हमारा कंट्रोल आ ही नहीं सकेगा, और जब इनर इफ़ में कंट्रोल नहीं आएगा तो ना ये कंडीशन चेक होगी, ना इससे कोई ट्रू फॉल्स होगा। इसलिए ये एल्स कभी भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा अगर आउटर कंडीशन ही फॉल्स हो जाए तो। हाँ, ये एल्स तब एग्जीक्यूट होगा जब आउटर ट्रू हो गई, इनर पे आया, और इनर फॉल्स हो गई, फिर एल्स पे चला जाएगा। ठीक है। तो एल्स हमेशा जो रीसेंट इफ है, या आप कह लें कि जो लास्ट इफ है, उसके साथ एसोसिएट होता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि उसके साथ एसोसिएट ना हो तो फिर आप ब्लॉक बना सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पर इसने क्योंकि ब्लॉक बना लिया है, तो अब ये इफ जो इस ब्लॉक का पार्ट बन गया, इस इफ का अब कोई एल्स नहीं है, और ये वाला जो एल्स है बेसिकली ये आउटर इफ का एल्स है। ये इफ और ये इसका एल्स, और जो इनर इफ जो है इसका एल्स नहीं है। अगर ये ब्लॉक ना बनाता, अगर इसने कुछ ऐसे लिखा होता, मैं ब्लॉक खत्म कर रहा हूँ, तो अब ये वाला एल्स इस इफ का था। तो बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि एल्स जो है वो हमेशा लास्ट इफ के साथ एसोसिएट होता है, अनलेस कि आप ब्लॉक बनाकर उसको आउटर इफ के साथ एसोसिएट ना कर दें, जैसा कि यहाँ पर उसने उसको एसोसिएट कर दिया है। कॉमन एरर्स में वो आपको बता रहा है इफ़ के बाद सेमीकोलन नहीं लगता। अगर आपने इफ़ के बाद सेमीकोलन लगा दिया तो ये आपके पास एक एरर है कि एडिंग अ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ एन इफ क्लास इज़ अ कॉमन मिस्टेक। दिस मिस्टेक इज़ हार्ड टू फाइंड बिकॉज इट इज़ नॉट अ कंपाइलेशन एरर और रन टाइम एरर, इट्स अ लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर है, अगर आपने इफ़ के बाद अगर आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया तो ये एक लॉजिकल एरर होगी। एंड you know that the logical errors are the most hardest errors to trace. उसके बाद ही आगे वो आपको एक टिप दे रहा है, एक ऑप्शन दे रहा है, कि वो कह रहा है कि आप अमूमन हम ऐसा करते हैं कि इफ़ नंबर, अब इवन ऑड की वो बात कर रहा है, इफ़ नंबर मॉड 2 इक्वल्स टू 0, तो इवन एक वेरिएबल था उसको आपने ट्रू दे दिया, इवन वेरिएबल को ट्रू दे दिया, और एल्स में आपने इवन वेरिएबल को आपने फॉल्स दे दिया। ये प्रिंट नहीं कर रहा यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के ऊपर जाके प्रिंट नहीं कर रहा, बल्कि वेरिएबल को ट्रू और फॉल्स असाइन कर रहा। आगे चल के वो उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा। तो वो कह रहा है कि ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है, और ज़्यादा बेहतर है कि आप इस तरह से लिख लें कि बुलियन एक वेरिएबल है इवन इक्वल्स टू नंबर मॉड 2 इक्वल्स टू 0। ये बुलियन वेरिएबल है, और बुलियन वेरिएबल के अंदर हमारे पास, चलो मैं साथ नोट पैड पर ही आपको ये मैं करके दिखा देता हूँ। ओ सॉरी, नेटबीन्स के ऊपर उसने स्टेटमेंट क्या लिखी है, उसने स्टेटमेंट लिखी बुलियन फॉर एग्जांपल e1 इक्वल्स टू कोई भी एक नंबर है,
चले हम यहाँ पे वेरिएबल नंबर का नहीं ले रहे, हम डायरेक्ट एक नंबर ले रहे हैं, नंबर मॉड 2 इक्वल्स 0। अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, रिमाइंडर निकलेगा। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर हुआ तो यहाँ से इवन निकलेगा और ट्रू निकलेगा, और ट्रू इस इवन वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा। और अगर यहाँ पर कोई और नंबर होता जैसे कि 5, तो अब यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 1 जो है वो 0 के इक्विवेलेंट नहीं है, तो इधर से फॉल्स निकलेगा, और वो फॉल्स जो है वो इस इवन को असाइन कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप ये डायरेक्ट भी काम आप कर सकते हैं, किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू इस तरह से डायरेक्टली आप स्टोर करवा सकते हैं, इवन और ट्रू फॉल्स की रिलेशनल एक्सप्रेशन की। और ये भी हो सकता है कि आप कंडीशन लगा लें, इफ़ इवन इक्वल्स टू ट्रू। ये जो इवन वेरिएबल था पिछले स्लाइड के ऊपर, इवन के अंदर अगर ट्रू आ रहा है तो उसका मतलब है कि वो नंबर इवन है। तो यहाँ पे आगे वो फिर एक कंडीशन लगा के देख रहा है कि इफ़ इवन इक्वल्स ट्रू, या अगर उसके अंदर ट्रू पड़ा हुआ है तो वो कह देगा नंबर इज़ इवन और इट्स इवन। और या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ इवन। ये दोनों बातें बिल्कुल सेम है। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा दूँ कि अगर आप यहाँ पे जाके कहें कि इफ़ इवन इक्वल्स ट्रू, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर इज़ इवन, या कुछ भी आप लिख लें, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। या आप डायरेक्टली ऐसे लिख दें इफ़ इवन, क्योंकि अब इवन आपके पास जो है वो एक बुलियन वेरिएबल है, और इसके अंदर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर इसके अंदर ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक आपका जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, इवन वाला। और अगर उसके अंदर फॉल्स है तो फिर ऑड वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स स्किप हो जाएगा। और अगर इसके अंदर फॉल्स है तो इफ़ का ब्लॉक स्किप हो जाएगा और एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली वेरिएबल भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बात जहन में रहे ज़रा तवज्जो के साथ कि आप ऐसा वेरिएबल तो यूज़ कर सकते हैं जो बुलियन हो, जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स, जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में हो। लेकिन यहाँ पर आप कोई इंटीजर वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले लूँ n, और उसको मैं कोई भी वैल्यू दे दूँ, और यहाँ पे मैं कह दूँ n को अगर मैं यूज़ कर लूँ तो अब वो आपको एरर दे रहा है। हालांकि n भी वेरिएबल है, इवन भी वेरिएबल था, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि n आपका इंटीजर वेरिएबल है और इवन जो था वो आपका बुलियन वेरिएबल था। तो यहाँ पे बुलियन वेरिएबल्स तो अलाउड होंगे जिनका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में है, लेकिन यहाँ पर आप कोई इंटीजर या फ्लोट, डबल या इस टाइप का आप वेरिएबल आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ये आप सी या सी प्लस प्लस के अंदर तो अलाउड था, वहाँ पे किया जा सकता था। जावा या जितनी भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो आपको अलाउड नहीं करती। वो आपको ये कहती हैं कि जी यहाँ पर आप कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन ही यूज़ करेंगे जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में होना चाहिए। ओके जी, उसी तरह का एक और प्रॉब्लम आ रहा है जैसे कि पहले था। फर्स्ट ग्रेड के किसी बच्चे के लिए आपने सब्ट्रैक्शन का कोई प्रॉब्लम बनाना है। दिस एग्जांपल क्रिएट्स अ प्रोग्राम टू टीच अ फर्स्ट ग्रेड चाइल्ड हाउ टू लर्न सब्ट्रैक्शन। द प्रोग्राम randomly generates the two single digit numbers, number 1 and number 2. The number 1 greater than or equals to number 2 and displays the equation such as the what is 9 minus 2. ये ज़रूरी है कि फर्स्ट नंबर जो है वो ग्रेटर देन सेकंड हो, क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड के बच्चों को आप सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं तो वो नेगेटिव नंबर्स को हैंडल नहीं कर सकेगा। यानी कि वो 2 माइनस 9 को वो बच्चा हैंडल नहीं कर सकेगा जब तक कि वो नेक्स्ट ग्रेड में नहीं चला जाता। तो इसलिए उस इनिशियल लेवल के ऊपर उसको एक ज़रा रिलेटिवली सिंपल सब्ट्रैक्शन दी जा रही है, जिसमें फर्स्ट नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए और दूसरा नंबर जो है वो छोटा होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेशन, BMI इसको कहा जाता है, बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें हम ये देखते हैं कि वेट के अकॉर्डिंग जो है वो बॉडी मास कितना है। बॉडी मास अगर ज़्यादा है, जैसे 30 से अबव आ जाए, तो उसका मतलब है कि ओबेस है, यानी कि ज़्यादा आप कह लें कि
हेल्दी कह लें आप उसको, या ज़्यादा मोटापा कह लें आप उसको क्या है। और अगर 18.5 से कम अगर आ रहा है बॉडी मास, तो इसका मतलब यह है कि वो अंडर वेट है। तो इस तरह से बॉडी मास को यूज़ करते हुए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पर्सन की हेल्थ जो है वो कैसी है। अच्छा, ये टेक्स्ट कंप्यूटेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। नेक्स्ट, बॉडी मास का फार्मूला जो है वो आप इंटरनेट से देख सकते हैं कि उसका फार्मूला क्या है। और फार्मूला देखने के बाद इसके अंदर हाइट और वेट मेरे ख्याल से लिया जाता है, इनपुट करवाया जाता है, और फिर फार्मूला कुछ सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं। उन कैलकुलेशंस के बाद आप यूज़र को बता सकते हैं कि आपका बीएमआई जो है वो कैसा है, अंडर वेट है और नॉर्मल है, ओवर वेट है या ऑब्वियस है। तो आप लोगों ने ये परफॉर्म कर लेनी है। ये जो मैं आपको टास्क बता रहा हूँ ये आप लोग साथ के साथ परफॉर्म करते जाएंगे। नेक्स्ट, टैक्स की कैलकुलेशंस है। द यूएस फेडरल personal income tax is calculated based on filing the status and taxable income. There are the four filing status: single filer, सिंगल फाइलर मतलब कोई अकेला शख्स है, या मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, कि मैरिड है और वो ज्वाइंटली फाइल कर रहे हैं अपना टैक्स, यानी मियाँ बीवी दोनों मिलके अपना टैक्स जो है वो फाइल कर रहे हैं। या मैरिड हैं फाइलिंग सेपरेटली, है मैरिड लेकिन जो है वो आदमी कहता है कि जी मैंने अपना इनकम टैक्स मैं अपना फिल करूंगा, और उसकी बीवी कहती है कि जी मैंने अलग फिल करना है, तो यानी कि सेपरेटली फिल कर रहे हैं। एंड एंड हेड ऑफ हाउस होल्ड, ये फोर्थ कैटेगरी है। टैक्स रेट जो है वो 2009 के यहाँ पे आपको बता रहा है कितने हैं। सिंगल अगर उसकी इनकम इस रेंज में है तो उसका 10% इनकम टैक्स होगा। सिंगल की अगर इनकम इस रेंज में है तो उसका 15% इनकम टैक्स होगा। तो ये सिंगल के टैक्स रेट्स दिए हुए हैं। और यहाँ पर दिए हुए हैं मैरिड, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली और क्वालिफाइंग विडो और विडोअर, तो इनके टैक्स रेट ये हैं, इनकम ये होगी और रेट ये होगा। मैरिड फाइलिंग सेपरेटली की स्लैब्स ये हैं, और जो रेट है वो यहाँ पे गिवन है। तो आपने इस तरह से उनका इनकम टैक्स के लिए कैलकुलेट करने के लिए आपने उनकी इनकम लेनी है। इनकम लेने के बाद आपने उनका स्टेटस लेना है, और स्टेटस के अकॉर्डिंग उसका जो टैक्स रेट है उसको यूज़ करते हुए आपने उनका इनकम टैक्स जो है वो कैलकुलेट करके बताना है। ये उसी एग्जांपल की आपको एक हिंट दे रहा है, आइडिया दे रहा है कि आप किस तरह से ये काम कर सकते हैं। स्टेटस ज़ीरो को उसने दे दिया है सिंगल फाइलर के लिए। अगर स्टेटस वन है तो उसका मतलब ये है कि मैरिड है और ज्वाइंटली फाइल कर रहे हैं। और स्टेटस टू जो है वो मैरिड सेपरेट के लिए है। और स्टेटस थ्री जो है वो हेड ऑफ हाउस होल्ड के लिए है। और इनके अलावा अगर वो कोई इनपुट कर देता है तो वो रॉन्ग इनपुट हमारी कंसीडर होगी। इसमें अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको ये हिंट मिल रहा है, आइडिया मिल रहा है कि आपने इनकम लेनी है, और इनकम लेने के बाद आपने उससे स्टेटस पूछना है, और उसको वहाँ पर आप मैसेज दे देंगे, कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा दें कि अगर आप सिंगल फाइलर हैं तो आप ज़ीरो एंटर करेंगे, और अगर आप मैरिड हैं और आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो ज्वाइंटली फिल करना चाह रहे हैं तो आप वन आप एंटर करेंगे, और अगर आप मैरिड हैं और सेपरेट रिटर्न कर फाइल कराना चाह रहे हैं तो फिर आप टू एंटर करेंगे, एंड सो ऑन। तो आप ये यूज़र अपनी ऑप्शन को देखते हुए बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे आप हेल्पलाइन कॉल करते हैं और वो आपसे कहता है कि जी उर्दू में हिदायत के लिए एक दबाएं, इंग्लिश के लिए जो है वो आप जो है वो टू प्रेस करें, तो बिल्कुल सेम वही काम यहाँ पर हो रहा है। अब वन प्रेस करने का मतलब है कि आपको उर्दू में हिदायत चाहिए, टू प्रेस करने का मतलब है कि आपको इंग्लिश में हिदायत चाहिए। अगर आप जीरो एंटर करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिंगल फाइल है ना, अगर आप वन एंटर करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैरिड हैं और ज्वाइंटली आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। चलें इसको फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के उसके ऊपर मैं अपलोड करूँगा।